आगे। यस मैम। अच्छा, पहले क्विकली हम एग्जांपल देख लेते हैं ओवरलोडिंग की भी और एक ओवरराइडिंग की भी, ठीक है। तो हमें जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर हम हमारा जो क्वेश्चन था कि हम इसको स्टैटिक और डायनामिक क्यों कह रहे हैं वो भी थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक कैलकुलेटर की क्लास ली है, हम वही वाली जो हमारे एग्जाम्पल चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं एक मेथड लिख रही हूँ ऐड के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर ये मैंने दो पैरामीटर्स जो है वो पास कर दिए हैं, ठीक है। एंड सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और हम यहीं पे इसको system dot out dot ln sum of two numbers is कर देते हैं sum, ठीक है। ठीक हो गया। अब ओवर बेटा ये किसका ऑन है, इसको कहीं बंद करें, माइक ऑफ करें अपने। कैंडी सॉरी तुम्हारी आवाज चली गई चीखों की, बदतमीज। ठीक है। ओवरलोड क्या है? अच्छा, अब सुना रही इस आपको? यार काइंडली प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लें जिनका भी ऑन है। अब इसी को जब मैंने ओवरलोड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज जस्ट दिस, ठीक है। num3 कर दिया मैंने, सेम रहा, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि या तो आपका नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। अब ये दोनों जो मेथड्स हैं ये क्या है आपस में, ओवरलोडेड मेथड्स हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं ये कर दूं, ठीक है, तो भी ये क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग, ठीक है। सो या आपके नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज होंगे या आपके टाइप ऑफ पैरामीटर जो है वो चेंज होंगे। अब चेक करते हैं जो हमने बात की थी सीक्वेंस अगर चेंज हो वो वाली, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अब एक मेथड लिख रही हूँ, इसी ऐड को ही लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब से मुझे कोई एरर नहीं दिया। ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में हमारे पास अब आपने हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स, और तीसरा डेटा टाइप और पैरामीटर्स। ये तीनों चीजें अगर होंगी तो आपका ओवरलोडिंग अचीव हो सकती है। तो अब ये देखें कि ये मल्टीपल मेथड्स मैंने लिखे हैं विद इन द सेम क्लास, उनके अंदर सिर्फ सिग्नेचर में डिफरेंस आ रहा है, बाकी चीजें एज इट इज सेम चल रही हैं, ठीक है। मैम एक ही मेथड में तीनों चीजें अचीव हो सकती हैं, मतलब सीक्वेंस भी चेंज हो जाए, डेटा टाइप भी और पैरामीटर भी। अच्छा शेजादी साहब, अब आप खुद ही फिर एग्जांपल भी दें कि ये कैसे होगा एक ही मेथड में। नहीं, फिर तो हमें डिफरेंट वो लेने पड़ेंगे ना, नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह करने के लिए। एक ही सेम नंबर को एक मेथड में कैसे करेंगे सेम जिस नंबर? तरह ये वॉइड ऐड है ना, इसमें इंटीजर टाइप ली हुई है ना आपने तीनों नंबर की,
अब मैं इनकी हाँ पोजीशन भी स्विच कर दूं और इसके बाद इंट को फ्लोट कर दूं इस तरीके से हाँ और हाँ, पैरामीटर भी कम कर दूं फिर। लेकिन देखें हम उसको ओवरलोड तब तक नहीं कहेंगे जब तक इस जैसा सेम मेथड कोर नहीं होगा। यस जैसे मैम। हम उसको लगा के ही मतलब हाँ, ये होगा। अब मैंने ये लिखा है ना, इसमें मैंने तीनों इंट लिए हैं। अब जैसे ऊपर मैंने किया है, यहाँ पे ये दोनों मैंने इंट ले लिए, यहाँ पे मैंने दोनों फ्लोट ले लिए, ठीक है। यस यहाँ पे मैंने एक इंट एक फ्लोट लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्लोट और इंट कर दिया है नंबर ऑफ पैरामीटर्स दो ही, यहाँ पे सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया है। मैम इनको जब हम मेन में कॉल करेंगे तो फिर इनको डिफरेंट हम लोग देंगे, वैल्यूज देंगे इन सबको। यस सॉरी मैम। यस मैम कह वो रही भी हूँ। ओके मैम आपने कहा अब कि यहाँ तो मैंने आपको देखें समझाने के लिए सारा कुछ एक ही के अंदर डाल दिया है, ठीक है। जी जी। अब हो आप खुद सोचे ना, अगर ये तो हो सकता है कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है या आपने तीन नंबर्स को ऐड करना है, आपने पॉइंट वाली वैल्यूज को ऐड करना है या आपने पॉइंट के बगैर वाली वैल्यूज को ऐड करना है, ये चीजें तो समझ में आ रही हैं। बाकी जो सीक्वेंस वाली बात है ये भी, अब फ्लोट और इंट के केस में तो इतना विजिबल नहीं होगा, क्योंकि फ्लोट में अगर हम पॉइंट्स ना भी दें तो इट्स गुड, वो चला जाएगा, उसको कोई इशू नहीं आएगा। या हम डबल लेंगे तब हम अगर पॉइंट्स के अंदर वैल्यू देंगे तो फिर हमें इसका जो फर्क है वो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। अब मेन के अंदर जितने मैं पैरामीटर्स भेजूंगी, जिस टाइप के भेजूंगी, वो वाला रेलेवेंट मेथड ही कॉल होगा। अगर तो मैंने दोनों इंटीजर्स भेज दिए तो इंटीजर्स वाला कॉल होगा, अगर मैंने दोनों पॉइंट्स में भेज दिए तो फिर फ्लोट वाला कॉल होगा, अगर मैंने दोनों एक इंट में एक फ्लोट में भेजा तो फिर वो वाला कॉल होगा। तो ये आपके कॉलिंग के ऊपर फिर डिपेंड कर रहा होता है, और वो उस रन टाइम के ऊपर जब आपका कंपाइलर प्रोग्राम कंपाइल करता है वो उसी टाइम पे देख लेता है कि मैंने अब इसमें से कौन सा मेथड कॉल करना है। आप इन तीनों में से किसी भी एक तरीके को एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, तो आपकी ओवरलोडिंग जो है वो अचीव हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। अच्छा मैम, अगर हम लोग जैसे आपने डेटा टाइप्स को आगे पीछे किया है ना, अगर हम लोग पूरा नंबर ही आगे पीछे करें, जैसे नंबर 2 पहले आ जाए नंबर 1 बाद में आ जाए, तो वो भी ओवरलोडिंग वो होगा? भी हो जाएगा, हाँ। ठीक। मैम ये आपने कॉलिंग की वक्त बात की है कि मेथड ओवरलोडिंग अचीव करने के लिए एक ही मेथड कॉल कर लें, तो एक ही मेथड कॉल करने का मतलब, मतलब आपने कहा है ना कि ओवरलोडिंग अचीव हो सकती है एक ही मेथड से। अ, अभी जो बात आपने की है। नहीं मैंने ये कहा है ये हम अचीव कर सकते हैं किसी भी एक तरीके को फॉलो करते हुए। आप चाहें तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर लें, आप चाहें तो सीक्वेंस चेंज कर लें सिर्फ, या आप चाहें तो डेटा टाइप चेंज कर लें, अच्छा ठीक है। मैम इनमें से सिर्फ एक काम करना है एट अ टाइम? एक भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके मैम, सही है, थैंक यू। सी अब देखो यहाँ से मैंने कॉल किया ये वाला इंट, ठीक है, और यहाँ पैरामीटर में मैंने दो नंबर्स जो हैं वो भेज दिए। कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ हमने। हम्म, और नीचे मैंने इसको कॉल कर दिया ये वाला, ठीक है। अब ये मैंने इस तरह से कॉल किया है। अब बेस्ड ऑन के मैंने किसको कॉल किया है वो पहले मुझे ये वाले का रिजल्ट देगा और फिर वो मुझे सेकंड वाले का रिजल्ट देगा, ठीक है। यस ओके मैम। ठीक, यस मैम। तो जो हम कॉल करते वक्त पैरामीटर्स भेजेंगे उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि मैंने अब अपनी क्लास के किस मेथड को कॉल
करना है। ठीक है, वो आपका कंपाइलर कर लेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट अपनी वैल्यूज देनी है। ठीक है, ओके मैम। सही हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है और इसीलिए इसको हम स्टैटिक कहते हैं कि वो स्टैटिक है, आपके ऑब्जेक्ट सेम है, जो मेथड कॉल करेंगे, जो पैरामीटर्स पास करेंगे, उसकी बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा मेथड कॉल होना है रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे आपका कंपाइलर जो है वो डिसाइड कर लेगा। ठीक है, जबकि हम ओवरराइडिंग के केस में जब हम जाते हैं तो वहां पे आपका कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड कॉल होना है, पेरेंट क्लास का कॉल हो रहा है, चाइल्ड क्लास का कॉल हो रहा है, किस क्लास का कौन मेथड जो है वो हमने कॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल, वही हम जो प्रोडक्ट वाली एग्जांपल कर रहे थे उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, और ये मैंने प्रोडक्ट की क्लास बना दी। ठीक है, और उसके अंदर हमने ये डेटा मेंबर्स ले लिए। यहाँ पे मैंने इसको आपके टेक्स्ट को फाइनल कर दिया। फाइनल का वेरिएबल क्या काम करता है? मतलब डेटा टाइप फिक्स कर दिया इसमें? नहीं, डेटा टाइप नहीं फिक्स की। जो काम आपके C++ में कांस्टेंट का वेरिएबल करता था ना, अच्छा, वैल्यू। कांस्टेंट का कीवर्ड, वही यस मैम। यहाँ पे फाइनल वाला वो काम हो रहा है। ठीक है, मैम ये फाइनल स्टैटिक मैं बताती हूँ स्टैटिक का। फाइनल जो है हम उस चीज को करते हैं जिसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं होनी होती, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसको हम जावा के अंदर फाइनल कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा अब आते हैं स्टैटिक की तरफ। स्टैटिक का जो कीवर्ड है वो जावा के अंदर यूज हम तब करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि जिस भी वेरिएबल या मेथड के साथ स्टैटिक वर्ड लगा हुआ है, नो मैटर व्हाट, हम उसको कितनी भी दफा कॉल करें या कितनी भी दफा हम उसको दोबारा लिखें, मेमोरी के अंदर वो एक ही दफा लिखा जाए। ठीक है, मेमोरी के अंदर एक ही दफा लिखा जाने का से क्या मतलब है कि आपको पता है ना कि हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं कोई, वो जाके मेमोरी में सेव होता है। यस मैम। ठीक है, और मेमोरी में वो कितनी स्पेस ले रहा है वो हमें हमारी डेटा टाइप बता रही डेटा टाइप बताती है। ठीक है ना, अब हम तो अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते रहते हैं और एक ही वेरिएबल को हम मल्टीपल टाइम्स भी लिख रहे होते हैं और उसको हम कॉल भी कर रहे होते हैं, यूज भी कर रहे होते हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे जैसे हमारा मेन का मेथड है, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे प्रोग्राम में मेन एक ही दफा लिखा हुआ हो। ठीक है, और जब भी मैंने उसको कॉल करूं तो वही जो पहली दफा मैंने लिखा था और जो क्रिएट हुआ था मेन का मेथड, बस वही कॉल हो, नया ना बने हर दफा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिर हम उस वेरिएबल को या उस मेथड को स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है, जब हम उसको स्टैटिक कर देते हैं तो अब जब मैंने यहाँ पे लिखा प्रोटेक्टेड स्टैटिक फाइनल डबल टेक्स्ट, ठीक है, तो मेमोरी के अंदर जाके टेक्स्ट के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है, उसने डबल जो है उसकी जितनी भी स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर ली, साथ ही मैंने इसको फाइनल भी कर दिया और स्टैटिक भी कर दिया। ठीक है, फाइनल कर दिया तो चेंज नहीं हो सकती वैल्यू, स्टैटिक कर दिया है तो मेमोरी में भी ये एक ही दफा क्रिएट होगा, बार बार ये क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको मैंने दोबारा कहीं जाके क्रिएट करना भी है तो मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन जो आपका बैक एंड है ना मेमोरी के अंदर जाके, वो क्रिएट नहीं होगा, वो इसी को ही रेफर करेगा हर दफा जब भी मैं नया बनाऊंगी। तो समझ आ रही है ये बात? मैम प्रोटेक्टेड क्यों लाइक लिखा है? हम प्राइवेट पे लिख देते हैं। हाँ, प्राइवेट लिख लें। प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट ही शो कर रहा है। 3 थे ना, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। मैम आपका प्रोटेक्टेड लिखने का रीजन क्या है?
आपने क्यों प्रोटेक्टेड अभी मैंने आपको इनहेरिटेंस जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि हम चाइल्ड क्लास के अंदर उसके पब्लिक या प्रोटेक्टेड जो भी हमने मेथड्स या वेरिएबल्स को वो किया हुआ होगा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, यस डायरेक्टली। तो अगर मैंने ठीक यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखा है तो अब मैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर इस कोड को डायरेक्टली एक्सेस कर कर सकती हूँ, सकती हूँ। ठीक है। मैं ठीक सुपर डॉट कोड लिखूंगी तो मैं उसको एक्सेस कर लूंगी, यानी कि मुझे सेटर की या गेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में से तो नहीं है, लेकिन चूंकि बताना मकसद था इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया है। मैम नीचे तो आपने लिखा हुआ है गेट कोड। हाँ, वो गेटर सेटर्स तो लिखे हुए हैं ना, अब वही बता तो रही हूँ कि प्रोटेक्टेड से यस हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हमें एक तरीका मालूम है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है कि आपने अपने डेटा मेंबर्स को क्या रखना है, प्राइवेट। 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 अब अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे, आपको ये तो पता है कि प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं है, पब्लिक एक्सेसिबल है, और अगर आपको वो कह दे कि जी मैंने अगर प्रोटेक्टेड कर दिए तो आपको उस टाइम पे याद होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है। ये हम इस होगा तरह मैम। की बातें भूल प्रोटेक्टेड जाते होगा, वो होते हैं। उसी एक पैकेज में प्रोटेक्टेड होगा। हाँ, ये इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनके अंदर एक्सेसिबल होगा, ठीक है। ठीक। ओके मैम। ओके, तो यहाँ ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, गेटर सेटर्स बनाए, टू स्ट्रिंग का मेथड लिखा। अब आपको ये ओवरराइड की कहानी समझ आई है, या आप लोग हमेशा पूछते थे कि ये ओवरराइड क्यों लिखा हुआ आता है? ये आगे समझ यस मैम। ये इनबिल्ट आपकी फंक्शन है इसलिए। जो आपकी ऑब्जेक्ट की पेरेंट क्लास है, मैंने आपको बताया ना कि हम जितनी भी सारी क्लासेस बनाते हैं उन सब की एक पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट के नाम से मौजूद है। यस। तो ये जो ये टू स्ट्रिंग है ये उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और जब मैं यहाँ आके इसको दोबारा लिखती हूँ ना तो फिर वो मुझे यही कहता है कि पेरेंट क्लास के अंदर जब ऑलरेडी लिखा हुआ है तो क्यों पार्टी बन रही हो, अगर बन रही हो तो फिर यहाँ पे ओवरराइड लिखो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ओवरराइड आता है, वो मुझे बताता है कि ये मेथड पहले लिखा हुआ था लेकिन आप चूंकि इसको रीडिफाइन कर रही हैं आपकी चाइल्ड क्लास में, इसलिए ओवरराइड लिख रहे हैं हम साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप जब खुद से लिखेंगे ना, जैसे अभी इस केस में यहाँ पे, अब हमने देखो यहाँ पे एक ये रिटेल प्राइस का एक मेथड लिखा है मैंने, ठीक है, और इसके अंदर मैंने प्राइस को मल्टीप्लाई किया टैक्स के साथ और वही जो है मैंने प्राइस के अंदर ऐड कर दिया, तो मेरी जो टोटल प्राइस है वो कैलकुलेट हो जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। अब इसी के साथ हमने एक और क्लास बनाई है इंपोर्टेड प्रोडक्ट की, ठीक है, और ये एक्सटेंड करिए आपकी प्रोडक्ट की क्लास को, ठीक है। अब जो आपकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होती है ना उसके ऊपर ड्यूटी अलग से चार्ज होती है, ठीक है ना, यानी कि वो जो उसका खर्चा है वहां से यहाँ लेके आने का। सो यहाँ पे हमने इंपोर्टेड प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर लिखा, वही उसी तरह से हमने सुपर के साथ पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, और यहाँ पे इसके अपने डेटा मेंबर्स को मैंने सेट कर दिए, नीचे गेटर सेटर्स बना दिए, और अब हम आते हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ पे रिटेल प्राइस का मेथड है, अब ये चूंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट और इसकी भी प्राइस इसी तरह से कैलकुलेट होगी कि जो भी प्राइस है उसके ऊपर जितने % टैक्स लगाना है, सेल्स टैक्स कह लो, वो लगा के उसको ऐड कर देंगे तो उसकी प्राइस आ जाएगी। लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो ड्यूटी का होता है, तो वो लगाने के लिए हमने यहाँ पे इसको रीडिफाइन किया मेथड को, ठीक है। सुपर से पेरेंट के मेथड को कॉल करके उसकी प्राइस रिटर्न करवा ली वहां से, और उसके अंदर इसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो टोटल प्राइस थी वो अपनी चेंज हो गई, ठीक है। यस मैम। अब आप देखें कि मेथड सेम है, नाम दोनों में यही नाम है, डेफिनेशन डिफरेंट है, ओवरराइड है। डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। तो अब इसमें ये ड्यूटी भी है। यस, ये जो मेथड, इस तरह के मेथड्स होते हैं जो पेरेंट में भी है और चाइल्ड में भी है, इस Override. मेथड को हम कहते हैं
ओवरराइड। ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग डायनामिक। ठीक हो गया। यहाँ पे थर्ड हमने जो क्लास बनाई है वो है फ्रेजाइल प्रोडक्ट की, ठीक है। और इसमें इसकी पैकेजिंग की फीस आ जाती होती है, वो ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे जब हम इसकी रिटेल प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने पेरेंट की मेथड से कॉल करके ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी की प्राइस गेट की और उसके अंदर पैकिंग फी ऐड करके अपनी प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो अब इन तीनों क्लासेस में आप देखें तो मेथड सेम है। मेथड का यानी कि अगर हम सिग्नेचर की बात करें दैट इज सेम बट द डेफिनेशन इज डिफरेंट इन ऑल द 3 क्लासेस। सो इस तरह के मेथड को हम कहते हैं मेथड ओवर राइड, ठीक है। अब जब हमने ओवरराइड जी क्यों? मैम ये जो टू स्ट्रिंग वाला मेथड है ये इसकी डेफिनेशन आपने चेंज की है जो बिल्ट इन के अंदर मौजूद है उससे? नहीं, मैम फिर इसमें ओवरराइडिंग हमें कैसे पता लगा हुई है? किसमें? ये टू स्ट्रिंग का जो मेथड है मैम। टू स्ट्रिंग के मेथड की तो मैं बात ही नहीं करी।
गेट जी मैम। रिटेल प्राइस जो है उसमें हमारे पास डेफिनेशन चेंज अच्छा, हुई है ना टू स्ट्रिंग की टू स्ट्रिंग जो का पूछे, मैंने जनरल क्वेश्चन किया। ये जो आपको ऑटो जनरेट करते हैं ना, तो हमें ये डेफिनेशन मिल जाती है टू स्ट्रिंग की, यस मैम। है ना। यस मैम। लेकिन हमने अगर इससे पहले आपने देखा हो तो हम खुद भी लिखते हैं डेफिनेशन, जी मैम लिखते हैं। उस केस में तो डेफिनेशन चेंज हो रही है। यस मैम। ठीक है। अब जो आपका ऑब्जेक्ट की क्लास है उसके अंदर आपका टू स्ट्रिंग का मेथड कैसे लिखा हुआ है ये हमें नहीं पता। यस मैम राइट। ठीक है। ये जो डेफिनेशन ऑटो जनरेट पे आ रही है, हो सकता है ऐसा ही लिखा हुआ हो सकता है ऐसे ना लिखा हुआ हो। ओके मैम। अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन चेंज भी कर देती हूँ तो स्टिल वो मुझे कहता है कि ओवरराइड की नोटेशन डालो। इसका मतलब है कि ये जो डेफिनेशन ऑटो जनरेट होके आ रही है ये डिफरेंट है उससे जो ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। मैम ये जो गेट डिटेल के ऊपर ओवरराइड लिखा है ये क्यों है? क्योंकि मतलब पीछे जो हमने मेथड लिखा है मतलब पेरेंट में भी डेफिनेशन। लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट के यस अंदर मैम। भी लिखा हुआ है यहाँ पे ये, अच्छा ठीक है, तो उसमें ये था। इसीलिए उसने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया इसको। ठीक है। अब मेन के अंदर जब हम जाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा, वो बड़ा क्रूशियल पार्ट प्ले करेगा कि कौन सा मेथड कॉल होना है। ठीक है। देखो नाम तीनों का सेम है, रिटर्न टाइप तीनों की सेम है, ऐसे ही है ना। मैम जो ये हमारे पास कंडीशन है इस गेट रेटेड रिटेल प्राइस में जो पैकेजिंग की कंडीशन है इसका मतलब ये है कि अगर पैकेजिंग हुई हुई है फ्रेजाइल प्रोडक्ट पर तो फिर ये वाली चलेगी। हाँ इसका हाँ, मतलब क्योंकि ये जो पैकेजिंग की टाइप है दिस इज बूलियन। इफ इट इज ट्रू दैट मीन्स के पैकेजिंग रिक्वायर्ड है और हमने डालनी है, तो अगर होगी तो फिर हम पैकेजिंग फी ऐड करेंगे, नहीं होगी तो पैकेजिंग फी ऐड नहीं होगी। नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो फिर उस केस में हमारे पास यही जो प्राइस आ रही होगी पीछे से कैलकुलेट होके आफ्टर टैक्स वही आ जाएगी, नहीं तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। ठीक है। ओके, क्विकली देख लेते हैं हम मेन मेथड में। मेन के अंदर मैंने क्या किया, जिस तरह से लास्ट टाइम पे हमने पहले मैंने एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर मैंने फ्रेजाइल का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, और इम्पोर्टेड का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है। यस मैम। ठीक। ओके। अब इधर फिर मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट्स की अरे बनाई है और उसके अंदर मैंने इन तीनों को रख दिया है। सही है। अब आप देखें कि इन तीनों की टाइप चेंज है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही फ्रेजाइल है, एक ही इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने मेथड कॉल किया है p.get रिटेल प्राइस का, तो अब आप ये देखें कि फर्स्ट टाइम जब ये आपका मेथड सॉरी इसको क्या कहते हैं, लूप एग्जीक्यूट होगा, तो पहला इंस्टेंस जो है वो क्या है पड़ा हुआ, सेवैयां। ठीक है। सेवियां। अब ये जो पड़ी हुई है, तो अब जब यहाँ पे ये रिटेल का प्राइस वाला जो सॉरी गेट रिटेल प्राइस वाला मेथड है ये कॉल होगा, तो आपके ख्याल में कौन सा कॉल होगा? ये वाला प्रोडक्ट की क्लास वाला होगा, प्रोडक्ट फ्रेजाइल में वाला होगा, प्रोडक्ट या वाली इम्पोर्टेड? फ्रेजाइल वाली में मैम। प्रोडक्ट सवैयां टूटेंगी क्या? टूट नहीं सवियां तो सकती। इसका नाम है, जो प्रोडक्ट का हमने बनाया उसका नाम है, और उसको हमने फिर न्यू सेवैयां की टाइप प्रोडक्ट और क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है। तो जब यस। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट करवाएंगे जीरो इंस्टेंस के लिए, पहला जीरो इंस्टेंस होगा ना हमारा, अरे में यस। जीरो इंस्टेंस आ जाएगा पी के यस अंदर। मैम। ठीक है। तो इसका मतलब है सेवैयां, अब उसकी टाइप प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो जो मेरी प्रोडक्ट क्लास का रिटेल का प्राइस वाला मेथड है वो कॉल होगा। ठीक है। ठीक है। जब नेक्स्ट
आइट्रेशन में हम जाएंगे और सेकंड पे हम जाएंगे, दैट इज मेहंदी। तो उसकी टाइप क्या है हमारे पास? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल। तो अब जो यहाँ पे मेथड सेकंड कॉल वाला होगा तो वो सेकंड वाला यानी कि फ्रेजाइल वाला होगा, ये वाला। ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास जो है वो परफ्यूम पड़ा हुआ है और उसकी टाइप इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, तो फिर जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट वाला मेथड है वो कॉल होगा। ठीक है, बात समझ में आ यस रही है? मैम, यस तो मैम। तीनों इंस्टेंसेस डिफरेंट है, तो बेस्ड ऑन कि किस टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हमने वो वाला मेथड कॉल किया है। ठीक है, वो टाइप पे कॉल हो डिपेंड। जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये जो मैम ये सारा जो काम हो रहा है ये आपका हो रहा है रन टाइम के ऊपर। जब आपका प्रोग्राम रन करेगा और वो देखेगा कि अब मैंने ये गेट रिटेल प्राइस का मेथड कॉल करना है, तो इसको कॉल करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरा ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है इसकी टाइप क्या है। अगर इसकी टाइप प्रोडक्ट होगी तो आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि मैंने प्रोडक्ट क्लास का मेथड कॉल करना है। अगर इसकी टाइप फ्रेजाइल है तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने फ्रेजाइल वाला मेथड कॉल करना है। अगर इसकी टाइप इंपोर्टेड है तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने इंपोर्टेड वाला कॉल करना है। ठीक है, और ये सारा काम आपका ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, इसलिए हम इसको डायनामिक भी कहते हैं। समझ आइए बात? ओके मैम। मैम ये जो थर्ड वाला प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट आगे ऑब्जेक्ट बना हुआ ये क्या? हाँ, ये वो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो रेफर किसको कर रहा है? चाइल्ड को। ठीक है, न्यू करके जो ऑब्जेक्ट बनता है वो चाइल्ड का बन रहा है, जबकि इंस्टेंस जो बना है वो प्रोडक्ट का बना है। इसको हम कहते हैं अपकास्टिंग, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाइल्ड का बन रहा है लेकिन रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी पेरेंट क्लास का है। इस केस में अब आप मुझे बताएं कि ये जो रिटेल प्राइस वाला मेथड कॉल होना है ये किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा या फ्रेजाइल प्रोडक्ट का होगा? पेरेंट का नहीं। जी, अब जो ये रिटेल प्राइस कॉल करेगा आपके ख्याल में प्रोडक्ट क्लास का होगा या फ्रेजाइल वाले का होगा? प्रोडक्ट का नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट का ही होना। क्योंकि उसी के अंदर चाइल्ड है। चलो इसको रन करके देखते हैं कि ये किसका करता है। हम्म अच्छा जी, पहले केस में उसने हमें प्राइस दी है 99। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्राइस थी वो 90 थी और उसमें 10% हमने टैक्स ऐड किया तो वो 99 रुपीज हो गया। ठीक है, सेकंड में वो हमें प्राइस उसमें हमने 120 ऐड की। ठीक है, और चूंकि फ्रेजाइल प्रोडक्ट था और पैकेजिंग पैकेजिंग फी। ट्रू थी तो 1000 जो है वो भी ऐड हो गया और 10% टैक्स भी ऐड हो गया, तो हमारे पास प्राइस बन गई 1132। ठीक हो गया?
यस मैम। ओके, यहाँ पे आपके थर्ड वाले केस में 2000 उसकी प्राइस थी और वो चूंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है और उसके ऊपर ड्यूटी भी ऐड करनी थी हमने और टैक्स भी ऐड करना था, तो टोटल जो हमारी प्राइस बन गई वो 2700 बन गई। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। ठीक है। थर्ड, अब जो ये वाला केस है जिसमें हम कंफ्यूज हैं कि अब ये प्राइस वाला मेथड किसका कॉल होगा। अगर तो ये प्रोडक्ट वाला मेथड कॉल हो तो इसकी प्राइस है 1900 और 10% इसमें टैक्स ऐड करो तो 19 प्लस 190 कितना बनता है? 19 प्लस कितना? 190 2090। 280 आई गेस। 280 या 2090, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 309 चार्ट वाला मेथड। गलत है। 3090। 1000 ज्यादा है इसमें। 1000 ज्यादा है, इसका मतलब है कि कौन सा मेथड कॉल हुआ है? फ्रेजाइल वाला, क्योंकि उसके अंदर पैकेजिंग ट्रू है तो 1000 पैकेजिंग के चार्जेस आ गए, तो इट गोज अप टू 2900 और 2900 में आगे वो ऐड कर लो तो आपका ऐड ये कर बनता है। ओके। मैम ये मतलब हमेशा चाइल्ड वाला ये करेगा? यस, ये मैंने या आपको वैसे लास्ट ही टाइम हम भी बात बताई थी कि जब न्यू करने के बाद जो टाइप हम लिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट आपका उसी टाइप का क्रिएट होता है। अगर यहाँ न्यू के बाद प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट का क्रिएट होगा, इम्पोर्टेड लिखा हुआ है तो इम्पोर्ट का क्रिएट होगा, फ्रेजाइल लिखा है तो फ्रेजाइल का क्रिएट होगा। यहाँ पे आप जो मर्जी रेफरेंस दे दें, पेरेंट दे दो, चाइल्ड दे दो, उसे फर्क नहीं पड़ता। मेथड जो कॉल होंगे वो इस क्लास के होंगे जो न्यू के बाद लिखी हुई है। समझ आइए बात? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग हो गया। कुछ पल्ले पड़ा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हमने ओवरलोडिंग भी देख ली और ओवर राइडिंग भी देख लिया है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये यहाँ तक काफी है। ये मैं कोड अपलोड कर दूंगी